जी। अब हमारे पास ये आ गया दूसरे नंबर पे। ये उसके ऊपर मुख्तलिफ एग्जांपल बताइए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स में कि वेरिएबल कास्ट और कौन-कौन सी हो सकती है। फिक्स कास्ट है। फिक्स कास्ट भी आप इसमें देख लें। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिक्स कास्ट आर फिक्स टोटल अमाउंट विद इन अ रेलेवेंट आउटपुट रेंज। एक खास आउटपुट रेंज तक फिक्स रहती है। डिक्रीज इन पर यूनिट कास्ट एज वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इन द रेलेवेंट रेंज। फिक्स कास्ट का जो अगर हम दोनों में ऊपर हमने वेरिएबल कास्ट देखी थी, नीचे फिक्स कास्ट देखी थी। एक खास प्रोडक्शन रेंज तक वेरिएबल कास्ट जो है वो वेरी करती है हर नए यूनिट के बनाने के साथ, और फिक्स कास्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। जब फिक्स कास्ट कांस्टेंट रहती है तो पर यूनिट कास्ट उसकी, अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं और आपको एक फिक्स कास्ट जो टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय 100 यूनिट करेंगे तो आपको एक फिक्स कास्ट आ जाएगी। लेकिन जब वो 100 यूनिट की प्रोडक्शन से आप ऊपर जाके 500 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कास्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका क्या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, डिक्रीज पर यूनिट कास्ट एज वॉल्यूम इंक्रीज विद इन दी रेलेवेंट रेंज। तो फिक्स कास्ट का और जो है वॉल्यूम का इनवर्सल रिलेशनशिप है पर यूनिट कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। वेरिएबल कास्ट में वो कांस्टेंट रहती थी पर यूनिट, लेकिन इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ जो फिक्स कास्ट पर यूनिट है वो डिक्लाइन हो जाती है। फिक्स कास्ट का ये बिहेवियर है। असाइन टू डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी मैनेजरियल डिसीजंस। फिक्स कास्ट क्या है, अगर वो प्रोडक्शन वालों ने के रेलेवेंट है, मतलब अगर वो प्लांट बिल्डिंग मशीनरी लेबर सुपरविजन सारी अगर वो कास्ट जो है प्रोडक्शन के रेलेवेंट है तो फिर हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। अगर वो मार्केटिंग एडमिन वालों के रेलेवेंट है तो फिर उनका एक्सपेंसेस हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को मार्केटिंग एडमिन वालों को भी चार्ज करते हैं। तो ये क्या है, असाइनेबल टू डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी मैनेजरियल डिसीजन एज कास्ट एलोकेशन मेथड। तो हम ये कोई भी मेथड लगा के कितनी इस कास्ट का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग को जाना चाहिए, कितना मार्केटिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये भी हम डिसाइड करके इसको बाकायदा से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रीसेटिंग विद एग्जेक्टिव मैनेजमेंट रादर देन ऑपरेटिंग सुपरविजन। ये क्या होता है कि इसकी बाकायदा ऑपरेशनल लेवल पे या सुपरवाइजरी लेवल पे कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसको मैनेजमेंट ऊपर से टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल कर रही होती है कि हमने किस हद तक किस लेवल तक ये फिक्स कास्ट को इंकर करना होता है। ये भी जैसे फिक्स कास्ट है, इसमें वेरिएबल कास्ट में था प्रोडक्शन के साथ वो वे कास्ट वेरी करती है, इंक्रीज होती है, लेकिन फिक्स कास्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती, ये खास वॉल्यूम लेवल तक कांस्टेंट रहती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी उसने बता दी। अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, ये तो चलें अच्छा हुआ मैंने आपको पढ़ाने के लिए खुद से भी चैप्टर देख लिया, तो मुझे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि किन चीज़ों को टेस्ट किया जा सकता है। तो आप भी इसको काइंडली एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। जैसे कि पर यूनिट कास्ट जो है, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट वेरिएबल कास्ट कांस्टेंट रहती है, और फिक्स कास्ट पर यूनिट जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होने से डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, मतलब फिक्स कास्ट है, आपकी फैक्ट्री का 1 लाख रुपया फिक्स कास्ट है, वो 1 लाख फिक्स रहेगा, चाहे आप 2 यूनिट बनाएं, 2000 यूनिट बनाएं या 20,000 यूनिट बनाएं। तो जब आप ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो 1 लाख जो है वो ज्यादा यूनिट शेयर करेंगे तो पर यूनिट जो फिक्स कास्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये फिक्स कास्ट का बिहेवियर था। सेमी वेरिएबल कास्ट, सेमी वेरिएबल कास्ट कुछ ऐसी कास्ट होती हैं, जैसे मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की घर की बिल एग्जांपल दूं, अगर 100 यूनिट तक यूज करता हूं तो मेरे एक खास रेट अप्लाई होता है। 100 यूनिट से 200 यूनिट तक जाता हूं तो रेट चेंज हो जाता है, 200 यूनिट से 300 यूनिट तक जाता हूं तो फिर रेट मजीद चेंज होता है कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ये इसी तरह का सेमी वेरिएबल कास्ट का बिहेवियर है कि एक खास लेवल तक ये कांस्टेंट रहती है, उसके बाद फिर ये बढ़ जाती है, फिर एक खास लेवल। जैसे आप हमारे इनकम टैक्सेस की बात कर लें, इनकम टैक्सेस भी स्लैब वाइज है। अगर आपकी इनकम 10 लाख की रेंज में रहती है तो आप 10% टैक्स पे करते हैं, अगर आप 10 से 12 लाख की रेंज में चले जाते हैं तो आप 15% टैक्स पे करते हैं। तो सेमी वेरिएबल एक खास हद तक फिक्स रहती है, उस खास हद की या उस प्रोडक्शन या उस कैपेसिटी लेवल को अचीव कर लें और उससे ऊपर चले जाएं तो फिर ये फिर बढ़ जाती है, फिर एक खास अगली रेंज में चली जाती है, उस रेंज में भी कांस्टेंट रहती है, फिर जब आप वो रेंज भी अचीव कर लें तो ये ऊपर वाली रेंज में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात करूं कि जो हम अगर हमने गोडाउन लिया हुआ है और वो गोडाउन हमारी कैपेसिटी रखता है 20,000 मीटर कपड़ा स्टोर करने की, अगर हम 20,000 मीटर की कैपेसिटी लेवल को अचीव कर लेंगे और उससे ऊपर जाएंगे तो हमें एक नया गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक बिहेवियर है जिसके ऊपर तक फिक्स कास्ट जो है फिक्स रहती है, लेकिन जब उस प्रोडक्शन लेवल या उस ब्रेक जो आपका पॉइंट है
अब उससे ऊपर जाते हैं तो आपको मजीद कैपेसिटी इन्हांस करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको फिर वेरिएबल कास्ट, एक्स्ट्रा वेरिएबल कास्ट इनकर करनी पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, एक फिक्स पोर्शन भी होता है, वेरिएबल पोर्शन भी होता है। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सम कॉस्ट कंटेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, दोनों एलिमेंट होते हैं। These semi-variable costs include an amount that is fixed within the relevant range of output, एक relevant range of output तक ये फिक्स रहती है, and an amount that varies proportionally with the output changes, और कुछ output changes होने के साथ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कास्ट में बी सेमी वेरिएबल। उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल मैंने भी आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर लाइटिंग टेंड्स टू बी अ फिक्स कास्ट सिंस लाइट्स विल बी नीडेड व्हेन द प्लांट इज ऑपरेटिंग रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसने अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से परसीव किया। उसने कहा कि आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लाइट्स तो फिर भी जलानी पड़ती हैं, तो वो लाइट्स का जो आपका बिल है वो फिक्स कास्ट है। कन्वर्सली इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एज पावर टू ऑपरेट इक्विपमेंट विल वेरी। अगर हम उसी इलेक्ट्रिसिटी में जब प्रोडक्शन की स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो है प्रोडक्शन की मशीन्स भी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही होंगी। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस ऑफ इक्विपमेंट, जितना इक्विपमेंट यूज करेंगे उस उतना ही वो फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एक फिक्स हद तक बिल हो गया और एक प्रोडक्शन के साथ वेरी हो गया। तो इसका जो है ड्यूअल नेचर है, एक हद तक फिक्स्ड है, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस इसमें आ जाती हैं प्रोडक्शन के लेवल के साथ। तो ये सेमी वेरिएबल कास्ट होती हैं, ऐसी कास्ट। सेमी वेरिएबल कास्ट की उसने कुछ एग्जांपल बता दी, सुपरविजन है, इंस्पेक्शन है, पेरोल डिपार्टमेंट सर्विसेज हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट सर्विसेज हैं। ये वो हैं जहां अगर ये बिल्कुल कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनको एक बेसिक पे लेवल देनी पड़ेगी, लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो इनकी सुपरविजन कास्ट बढ़ जाएगी, इंस्पेक्शन कास्ट बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें जो है ये वेरी करना शुरू कर देंगी प्रोडक्शन की इंक्रीज होने के साथ साथ। ठीक है, for analytical purposes all manufacturing and non-manufacturing costs should be classified as either fixed or variable. Therefore semi variable costs must be divided into their fixed and variable components. क्या कहता है कि हमने अभी डिस्कशन की हद तक जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करनी है तो हमने कास्ट को फिक्स और वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। अगर सेमी वेरिएबल कास्ट का बिहेवियर हमारे पास सामने आ जाता है तो हम उसमें से फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन को अलहदा करेंगे, फिक्स को दूसरी फिक्स कास्ट के साथ मिला देंगे और वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल के साथ मिला के डिस्कशन कर लेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 11 जिसकी बात कर रहे हैं ये बेसिकली हमारा जो है मटेरियल और लेबर के रेलेवेंट ही चैप्टर्स थे जिनको हमने स्किप किया। इसमें भी डिस्कशन है, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम जस्ट उनके बिहेवियर्स को चेक करेंगे कि कितने पोर्शन को फिक्स किया है, कितने को वेरिएबल किया और कैसे उनको ऐड किया। ठीक है जी। अब उसने बताया कास्ट इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को लेके जो हमारे पास कास्ट थी वो क्या क्या चीज़ें थी, हमने ऊपर सारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट देख ली, उनके सेगमेंट्स को देख लिए। ठीक है, यहाँ प्रोड्यूसिंग एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, बहुत सारे हमारे ऐसे भी होते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और सर्विसेज डिपार्टमेंट जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये भी बेसिकली टोटल डिपार्टमेंट कास्ट का हिस्सा है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा उसने जो है डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन से और सर्विसेज को थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश की है। और ये जो कास्ट ऑफ अकाउंटिंग जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ये सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये प्योरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है। इस तरह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल चार्जेस हैं, हमने देख लिया था डायरेक्ट मटेरियल कौन से हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये भी टोटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन है, इसका भी हमारा इस वक्त ज़्यादा फोकस नहीं है। फिर हम यहाँ देखेंगे कुछ हमारे पास कॉमन कास्ट और जॉइंट कास्ट आ जाती हैं। तो हमने बाकायदा इसके ऊपर एक चैप्टर पूरा देखा है, 6 या 7 नंबर चैप्टर था आई थिंक, उसमें हमने ये देखा कि कॉमन कास्ट क्या होती हैं, जॉइंट कास्ट क्या होती हैं। Common costs are cost of facilities or services employed by two or more operations. ठीक है, कॉमन कास्ट आर पर्टिकुलरली, मतलब ये है कॉमन कास्ट में क्या होता है कि आप एक ही सुपरवाइजर रखा है लेकिन वो डिफरेंट जॉब, दो जॉब्स को या दो से ज्यादा जॉब्स को सुपरवाइज कर रहा है, तो ऐसी कास्ट जो है वो आपकी कॉमन कास्ट में आ जाती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा सुपरवाइजरी रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन कास्ट की बात करेगा। या फिर आप ये बात कर लें कि आपकी जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है आपके पूरे डिपार्टमेंट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी
मुख्तलिफ आपकी फैक्ट्री का एक ही मीटर है और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उससे इलेक्ट्रिसिटी को शेयर कर रहे हैं, तो ये कॉमन कास्ट होगी, इसको किसी एक डिजायरेबल रेशो पे एलोकेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और ज्वाइंट कास्ट, ये नीचे दूसरे नंबर पे ज्वाइंट कास्ट आ रही है। हमने ज्वाइंट कास्ट को भी देखा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने क्या किया, स्टार्ट तो एक प्रोसेस किया था लेकिन उसकी आउटपुट एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई। तो जहाँ जितनी देर वो प्रोसेस प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं हुई, उस वक्त तक की स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं आ गया, उस वक्त तक जितनी कास्ट लगी वो सारी ज्वाइंट कास्ट थी। तो ये प्रोडक्ट को किस प्रपोर्शन से, किस रेशो के साथ इन ज्वाइंट कास्ट को एलोकेट करना है, ये हमने आगे चैप्टर नंबर 7 में देखा था। इसको दोबारा भी हम जब रिवाइज करेंगे देखेंगे। ये है कास्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कौन कौन से कास्ट हो सकती हैं, इसमें कुछ उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की है। आपने वर्ड पढ़ा ही होगा, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन के रेलिवेंट होते हैं और जो एक साल के अंदर अंदर जिनका हम अल्टीमेट बेनिफिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस साल प्रोडक्ट बनाने के लिए परचेजेस की, वो परचेजेस कंज्यूम हो गई, वो परचेजेस एक्सपेंस हो गए। सैलरीज इनकर की, वो सैलरीज पे हो गई, उसका कोई अभी फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, सैलरीज एक्सपेंसेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो वो सारा कंज्यूम हो गया, उसका बेनिफिट मैंने ऑब्टेन कर लिया। ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट या जो उनका इकोनॉमिक बेनिफिट था वो मैं विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लूँ, ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, या पहले नंबर पे इसने बुक में लिखा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, मैंने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज कर ली, तो ये एक ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि जब तक मशीनरी की यूजफुल लाइफ मेरी है, जब तक वो यूजफुल लाइफ तक वो एसेट मेरे पास रहेगा, तो मैं वो उसका बेनिफिट उठाता रहूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा हम बैलेंस शीट पे लेके जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द ईयर, जब तक हम उसका बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं और इनको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं और ये हमारी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तो ये कास्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पीरियड है। इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर की बात की। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स कई सालों से के ऊपर हम लेंगे, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं और इनको डेप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एसेट खरीदा 1 करोड़ रुपए का और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो मैं हर साल उसका 10 लाख का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो उठा लूंगा, उसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के कंज्यूम कर दूंगा। बाकी के 90 लाख का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मैं अपने एसेट्स के तौर पे अपनी बैलेंस शीट में रखूंगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर हमने ले लिया होगा, जैसे प्रोडक्शन कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, रेवेन्यू सैलरीज हैं, ये और अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। इनको हम फौरन विद इन ईयर अपनी बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर शो करेंगे। ये एक उसने फ्लो सा बना के हमें बताया है, द फ्लो ऑफ कास्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में कैसे जो है कास्ट फ्लो करती है। यही उसने बताया कि कैश, डेप्रिशिएबल एसेट्स, अकाउंट पेबल्स, अक्रूवल्स, ये खैर सेपरेट इशू है कि हम सबसे पहले कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज, फिर मटेरियल इन्वेंट्री, मटेरियल परचेज करते हैं, उसको जो प्रीवियस इन्वेंट्री है उसके साथ अटैच करते हैं और इसको फिर वर्क इन प्रोसेस में भेज देते हैं। वर्क इन प्रोसेस में पहले से हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होता है। ये सारा कुछ हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड का यानी कि कास्ट ऑफ गुड कंप्लीटेड उसमें चला जाता है और ये फिर अल्टीमेटली फिनिश गुड में चला जाता है और फिनिश गुड से ये सेल के लिए इशू हो जाता है। तो इस पूरी एरिया को हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं और हम इस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाने को हम अभी थोड़ा सा लर्न करेंगे कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाते कैसे हैं। तो यानी कि ये बेसिक आप इसको ओवरऑल देखिए, और ये अदर जो पीरियड कास्ट है वो उसने सेपरेट से जो है वो शो कर दी हुई है। तो ये सारी एक ओवरऑल इसने एक फ्लो सा शो किया है जिसका हमें इस चैप्टर में से फिर एग्जाम्पल कुछ नहीं लेना देना। ये अकाउंटिंग एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने फैलाया है कि कैसे मटेरियल है
जब हम मटेरियल इशू करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट करते हैं। जब लेबर को करते हैं तो लेबर को में लेबर के लिए हम वर्क इन प्रोसेस पे अकाउंट को डेबिट करते हैं और लेबर को क्रेडिट कर देते हैं। लेबर की इंडिविजुअल पहले एंट्री होती है, फिर वो एंट्री उनके लेजर में जाती है, फिर उस लेजर को क्लोज करके वो तमाम कास्ट को हम वर्क इन प्रोसेस में लेके आते हैं। वर्क इन प्रोसेस में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग इन्वेंटरी पहले से आ रही होती है, जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है वो कंज्यूम में चली जाती है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर। तो ये एक लॉजिकल फ्लो है। चूंकि इस पोर्शन में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज को नहीं सीखना, तो इसलिए इनके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक आपके सामने कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट दिखाई गई है। ये बैलेंस शीट जो आपके सामने है, ये स्टेट फंड फॉर्म में है। बैलेंस शीट जो है या इनकम स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, उनकी प्रेजेंटेशन के जनरली दो मेथड होते हैं। एक टी अकाउंट होता है। टी अकाउंट में क्या होता है, उसकी दो साइड होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो आप एक साइड पे एसेट शो कर रहे होते हैं, एक साइड पे लायबिलिटीज शो कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ रहा है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले एसेट्स को शो करते हैं, फिर इसके नीचे लायबिलिटी के पोर्शन को शो करते हैं, और दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर आता है। तो एसेट्स में भी इस बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो मोस्ट लिक्विड टू लेस लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड टू लेस लिक्विड, यानी ऊपर जो आइटम्स आ रही हैं वो सबसे ज्यादा लिक्विड है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी चीजें जो कैश या कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं, इस चीज को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे आप देखें, कैश, कैश से ज्यादा लिक्विडिटी, यानी कैश एज इटसेल्फ ही कैश है, तो हम उसको सबसे पहले लिख रहे हैं। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड इन्वेंट्रीज तीन तरह की होती हैं। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे भी। जब हम इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल शेप में भी चीजें पड़ी होती हैं, अनकम्प्लीट शेप में जिन्हें हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं वो भी पड़ी होती हैं, और फिनिश गुड शेप में भी हमारे पास चीजें पड़ी होती हैं। तो ये सारी हमारी इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन में आ जाती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये टोटल करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका जो बेसिकली हमारे जिनको का एक साल के अंदर अंदर जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम कर लेना होता है। प्रॉपर्टी, फिर फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की तो ये टोटल फिक्स्ड एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स को हम जमा करें तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाते हैं। ये बैलेंस शीट का एक बेसिक डिजाइन है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए कह रहा हूँ। ये बैलेंस शीट की जो है आपकी एसेट साइड है। बैलेंस शीट की जब भी कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है, ऊपर कंपनी का नाम होता है, बैलेंस शीट होती है, और फिर ये इधर डेट लिखी जाती है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर या स्टार्ट ऑफ जनवरी। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे कॉल लेनी है, मैं आपको एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है सर। वालेकुम सलाम जी भाजी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक ठाक बाजी। मैं ना ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲਈਦਾ ਨਾ ऑनलाइन। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम। ये बैलेंस शीट जो है ये एक स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है। ये बताती है कि इस डेट पे, इस स्पेसिफिक डेट पे क्या एसेट्स हम ओन करते हैं और क्या लायबिलिटीज हम ओ करते हैं। तो ये एक इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल है। फिर इसने बताया ये एसेट साइड है, एसेट्स में उसने करंट एसेट पहले बताया, फिर फिक्स एसेट बताए, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो करंट एसेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे है। ये मोस्ट लिक्विड, यानी जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो कैश में कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो पहले हैं, और लेस लिक्विडिटी की तरफ हम नीचे को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपको इस पर फोकस नहीं करना, कास्ट एंड मैनेजमेंट का ये कंसर्न नहीं है। लेकिन ये मैं आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट जो है स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट की गई है, और इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल है मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। इसी तरह फिर इसके अगेंस्ट दूसरा पोर्शन है करंट लायबिलिटीज का। उसमें भी हमने करंट लायबिलिटीज को इसी प्रोपोर्शन के साथ नीचे की तरफ डाउन किया। आपने देखा होगा अकाउंट पेबल्स, इनकम टैक्स पेबल, ये वो चीजें जो पेबल हैं और विद इन 1 ईयर पे हो जाएंगी, इसलिए करंट लायबिलिटीज में भी आई हैं। लॉन्ग टर्म डेट आ गए, टोटल लायबिलिटीज आ गई।
फिर तीसरा पोर्शन इसमें स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का होता है, जिसमें कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स और स्पेशल टाइप के रिजर्व्स आ जाते हैं। तो ये सारी एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और चूंकि ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तीन चीज़ों को एलिमेंट कवर करना है, और विद पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये एक उसने ओवरव्यू हमें बताया था। ये कुछ अक्रूवल्स की ओवरऑल एंट्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि जब आप अकाउंटिंग सिस्टम को बनाते हैं, किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम को रन करते हैं, तो आप उसकी सबसे पहली जो फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री होती है जर्नल बनाते हैं, जिसमें आप सबसे पहली अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। उस बुक को हम जर्नल कहते हैं। जर्नल से फिर हम हर स्पेसिफिक नेचर की एंट्रीज को स्पेसिफिक लेजर में ले जाते हैं। जैसे कि ये पेरोल है, तो पेरोल के रेलेवेंट जितनी एंट्री होंगी उठा के हम इस लेजर में ले आएंगे, डेबिट क्रेडिट, फिर इनको क्लोज करते हैं और फिर इनका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाता है। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हमें क्या किया है, एक फ्लो सा बना के दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब ये सारी एंट्रियां कंप्लीट हो जाती हैं, ट्रायल बैलेंस आ जाता है, तो फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। हमने अपने जो टोटल ऑपरेशंस परफॉर्म किए, क्वार्टरली परफॉर्म किए, हाफ ईयरली परफॉर्म किए या एनुअली परफॉर्म किए, अब उनकी रिपोर्ट्स बनाने का, उनका रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने का टाइम आ जाता है। तो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो हमें हमारे बताती है कि हमने ड्यूरिंग ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमने कितना एक्सपेंस किया। तो ये सारा कुछ हमारा इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट का ये आपके सामने एक, ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट की जा रही है। इसको हम इसका भी एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का टाइटल होता है, फिर स्टेटमेंट का टाइटल होता है, और ये क्या है, फॉर मंथ एंडेड। इसका मतलब है फॉर मंथ एंडेड, जो महीना एंड हो रहा है ये उसके बारे में है। अगर ये जनवरी के महीने की रिपोर्ट बनाई गई है, तो ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होने वाली तमाम सेल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और उन सब एक्सपेंडिचर जो आपने इस 31 दिन के अंदर किए, ये एक पूरे पीरियड के ऊपर है। जो ये चूंकि मंथली बेस पे बना रहा है, तो ये पूरे जनवरी के पीरियड को कवर कर रही है। ठीक है। सेल्स आ गई। इसमें सबसे पहला एलिमेंट हमेशा सेल्स होता है। इसमें से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो चीजें हमने सेल कर दी, उनको बनाने में, बेचने तक हमें कितनी कास्ट इनकर करनी पड़ी, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। इसके आगे उसने लिखा है स्केड्यूल नंबर 1। इस चैप्टर में हम इस स्केड्यूल नंबर 1 में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इसको बनाना सीखेंगे। फिर हम इस इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर बैलेंस शीट को। ठीक है। जब सेल में से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया जाए, तो जो हमारे पास टर्म आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आती है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि ये अभी सिर्फ प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग से प्रॉफिट आ रहा है। अभी इसमें जो अदर एक्सपेंसेस ऑपरेशनल नेचर के, उनको माइनस नहीं किया गया। ग्रॉस का मतलब है कि इट्स बीन ओनली द रिजल्ट्स ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स। जो डिफरेंस है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का और उसको जो बनाने का खर्चा हुआ है उसका। तो इसके में से कमर्शियल एक्सपेंसेस जो आपके थे मार्केटिंग के, एडमन के, उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ गई इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के बाद टैक्स आ जाता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, और फिर हमारे पास नेट इनकम आ जाता है। तो ये ओवरऑल आपके पास एक कास्ट अकाउंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इनकम स्टेटमेंट जेनेरिकली कैसे बनती है। इसमें जो सेकंड पार्ट है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसके आगे स्केड्यूल नंबर 1 लिखा है, ये नीचे इसकी डिटेल आ रही है कि स्केड्यूल नंबर 1 कैसे बनता है। जी, यही हमारा जो आज का जो टॉपिक था और इस चैप्टर का कोर एरिया। ठीक है। ये हमने क्या करना है कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स की फिगर लेनी है। अगर डायरेक्ट मटेरियल हमें वो बता दे कि इतना कंज्यूम हुआ, हमने ये देखना है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, हमने उसकी फिगर लेनी है। ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा अगर मैं आप सबसे ये कहूँ कि मेरे पास जब ये महीना स्टार्ट हुआ तो कुछ मटेरियल पड़ा था, और कितना पड़ा था, 1,35,300 रुपए का मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था। फिर ड्यूरिंग दी मंथ मैंने मटेरियल परचेज किया 1 लाख का। अब मेरे पास टोटल मटेरियल कितना हो गया, 2,35,300 रुपए। ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास महीने के स्टार्ट में पड़ा था, कुछ मैंने मजीद परचेज कर लिया, टोटल हो गया 2,35,300। अब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास जो है इस वक्त जो है वो मटेरियल जो है वो 1,43,300 रुपए का बच गया, और 12,000 का मटेरियल मेरा इनडायरेक्टली अप्लाई हुआ। तो ये दोनों चीजें, यहाँ थोड़ी सी एक चीज और देखने में मिली कि इनडायरेक्ट मटेरियल भी अगर कोई यूज हुआ है, तो उसकी फिगर भी हम डायरेक्ट मटेरियल में से माइनस कर देंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको भी माइनस कर देंगे। तो 1,55,300 की फिगर ऐसी आ गई जो हमने इस महीने में
प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल में यूज कर लिया। ठीक है, अगर किसी को हमने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर वो फिगर देनी है जो हमने प्रोडक्शन में कंज्यूम की डायरेक्ट सर मटेरियल ये के एक तौर लाख पे। पैंतालीस हजार तीन सौ जो था ये भी पहले से पड़ा हुआ था इन्वेंट्री में? जी 1,35,300, 43,000। 1,43,300। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जेब में जब ये महीना स्टार्ट हुआ आपके पास 20,000 रुपए थे, ठीक है, और आपको जी सर। सैलरी मिली 50,000 रुपए की, ठीक है सर। ठीक है, और आपने जी। खर्चे करते गए, आप खर्चे करते गए, और जब मंथ एंड हुआ तो आपके पास 10,000 रुपए बचे हुए थे, आपने कितने खर्च किए? 60,000। आपने 60,000 खर्च किए ना। जी। तो ये सबसे पहले 20,000 पॉइंट, पहले कटते हैं और ये देखो 50 बाद अभी, में ये है। देखो, ये 1,35,300 का मटेरियल जब महीना शुरू हुआ हमारे पास पड़ा हुआ था, जी सर। 1,00,000 मजीद हमने परचेज कर लिया, जी सर। 2,35,300 रुपए का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था इस ठीक महीने हो गया। के। मंथ जी। एंड हुआ तो स्टोर वाले ने बताया सर मेरे पास 1,43,300 का मटेरियल बचा है सिर्फ। ठीक है। ठीक। जब मंथ एंड हुआ तो स्टोर तो कीपर ने क्या हमें जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास 1,43,300 का मटेरियल था। ओके। ठीक है, तो उसके अलावा उसने ये बताया कि जी आपके अलावा वो फलां डिपार्टमेंट वाले भी 12,000 का ले गए थे। ठीक ठीक है, ठीक। तो वो 12,000 इसने छोड़ के मजीद उसकी एक्सटेंशन दे दी हमें। ये 12,000 मटेरियल तो इशू हो गया, लेकिन अब ये डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा नहीं है, उसने बताया इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ है, यानी कि इसको किसी यूनिट पे एडिशनल लगाना पड़ा। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आप देखें इनडायरेक्ट मटेरियल में 12,000 लिखा हुआ उसने नीचे। तो जी सर फिलहाल लिखा। क्या है कि हमारे पास जो टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है, स्टोर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आएगी कि इतना बच गया है। तो जब उसमें से जो बचा हुआ है वो माइनस करेंगे, जो डिफरेंस है वो हमने इस्तेमाल कर लिया प्रोडक्शन में। ठीक है, जी सर। तो ये क्या हुआ, ये हमने जो मटेरियल है 1,55,000, सॉरी 1,55,000 इन दोनों का टोटल है, इसको इसमें से माइनस किया तो 80,000 का मटेरियल हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कर लिया। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया आप सबको कि हमने डायरेक्ट मटेरियल की फिगर में वो अमाउंट लिखनी है जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की है। सही है, ये स्टार्ट में कितना मटेरियल था और मंथ एंड पे कितना मटेरियल है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अच्छा, फिर डायरेक्ट लेबर। आप जब भी प्रोडक्शन की बात करें तो जब भी प्रोडक्शन यूनिट में जो लोग वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी पेरोल शीट बन रही होती है, तो जो उनका सुपरवाइजर होगा वो बताएगा कि सर पेरोल शीट्स के टोटल किए तो डायरेक्ट लेबर जो थी ना वो 1,04,000 पे बनी है। तो यहाँ पहली फिगर आ गई डायरेक्ट लेबर की मटेरियल की 80,000, दूसरी फिगर हमारे पास आ गई डायरेक्ट लेबर की 1,04,000। दो कास्ट हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। आपने ऊपर देखा था मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में 3 तरह की कास्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब तीसरी कास्ट को देखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की। अब उसने आपको सवाल में डायरेक्टली भी बताया हो सकता है कि फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इतनी है, या क्या होता है कि हिस्टोरिकली हम फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट का बिहेवियर देख रहे होते हैं कि हर साल इतना फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। उन्होंने कोई रेशो बनाई होती है, कोई फार्मूला बताया होता है। वो फार्मूला ऐसे हो सकता है कि जितनी हमारी लेबर लगती है ना, तो इतना ही हमारा तकरीबन इसका 70% या 60% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। ये फैक्ट्री ओवरहेड इंडिविजुअली भी बताया हो सकता है कि ये आइटम्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड की, या हमें एक रेशो भी बता सकता है कि जितनी डायरेक्ट लेबर होगी उसका 70% फैक्ट्री ओवरहेड होगा। अगर वो रेशो होगी तो हम डायरेक्टली रेशो अप्लाई कर देंगे, अगर अलग-अलग से एक्सपेंडिचर बताए होंगे तो हम वो अलग-अलग एक्सपेंडिचर लिखते जाएंगे और फिर उनको टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास जो है फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल आ जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल की जब भी बात होगी तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाना है, इनडायरेक्ट लेबर की बात होगी जब भी उसे भी फैक्ट्री ओवरहेड में लेना है। पेरोल टैक्सेस वगैरह, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारी चीजें चूंकि मटेरियल में भी नहीं क्लासीफाई कर सकते, लेबर में भी क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो फिर इनडायरेक्टली इन सबको फैक्ट्री ओवरहेड के टाइटल के अंदर सबको क्लब करेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गए 84,840 रुपए। ठीक हो गया। सर ये फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड में जो दिए मैं नीचे इसकी आइटम्स, ये हाँ जी, मैक्सिमम है, इसके अलावा भी कोई और हो सकती है? इसके अलावा देखें आपने क्या करना है, आपने जैसे ही सवाल लेना है आपने जितनी चीजों के साथ डायरेक्ट लगा होगा उन्हें डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर में ले जाना है। ठीक है, जितनी ठीक भी सर। चीजों के साथ डायरेक्ट लगा होगा आपने उनको या डायरेक्ट मटेरियल में ले जाना है, अगर वो डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर में ले जाना है। उसके अलावा जो चीजें बच जाएं, वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 6,000 हो, आपने उन सबको उठा के फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देना है।
ठीक है, तो वो आपकी Okay. फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगी। अब इसमें एक और पॉइंट देखने वाला ये है कि अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चीज को गलती से पेरोल टैक्सेस को इसमें डाल बैठा लेबर में, तो ये वाली जो टोटल कास्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आएगी ये इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत मैं गलत भी कर दूं तो ये टोटल कास्ट जो है वो 2,68,840 ही रहेगी। लेकिन सिर्फ ये है कि ये डिसीजन मेकिंग में या पर यूनिट कास्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगी, अदरवाइज टोटल कास्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में ये डिफरेंस नहीं डालेगी। इन्हें सिर्फ प्रॉपरली क्लासीफाई करने का मकसद ये है कि हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज वो एक्यूरेटली परफॉर्म हो। अगर हमें पता है कि इतना मटेरियल लगना है तो हम उस मटेरियल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें गलत मटेरियल डाल दिया और किसी प्रोडक्ट का मटेरियल डाल दिया तो फिर एक्यूरेसी जो है वो वाइड हो जाएगी, हमारा कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कोई शीट ना बनाएं, ये जैसे मैं आपके सामने ये अभी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परफॉर्मा डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ये स्टेटमेंट में मैं अलग-अलग क्लासीफाई ना करूं चीजों को, सबको एक ही लाइन में लिख के टोटल कर दूं, तो मेरी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर भी सेम आएगी जो इस स्टेटमेंट से आएगी। इस स्टेटमेंट वाइज बनाने का मकसद ये है कि हर चीज को प्रॉपरली उसकी एक्यूरेसी के साथ लिखा जाए, ताकि जब हम उस डिपार्टमेंट की उस चीज के रेलेवेंट एक्यूरेसी को चेक करेंगे, उसका कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसमें हमें उसके लिए अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो और हमें आसानियां पैदा हो। ठीक हो गया? तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है ये, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया। इसके पहले 3 बेसिक एलिमेंट क्या हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल की जब भी बात करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेंगे, यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये 80,000 आया। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर 1,04,000 आई। डायरेक्ट लेबर की भी कैलकुलेशन वो हमें दे सकता था कि जी फला पेरोल शीट 1, पेरोल शीट 2, पेरोल शीट 3, इनमें इतनी इतनी लेबर हमने पे की, तो उनको टोटल भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन करना क्या है, डायरेक्ट मटेरियल्स की पूरी कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, प्लस साथ में तीसरे नंबर पे फैक्ट्री ओवरहेड को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये जब आगे तो इन तीनों को हमने ऐड किया, 2,68,840 रुपए हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ गई। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, ये 2 कास्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अगर इन दोनों की जगह वो हमें प्राइम कास्ट बता देता तो हम इन दोनों की जगह फिर एक वर्ड यूज करते प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो तब भी हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाती। ठीक है? क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। या वो हमें डायरेक्ट मटेरियल दे देता ये वाली फिगर और बताता कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन कास्ट क्या होती है? डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कास्ट ऐड करते तो तब भी ये आंसर हमारे पास आ जाता। आपने इसको अब डिफरेंट एंगल से देखना है। ये तो चीजें हो गई, ये वो प्रोडक्ट है का, ये तो पहले 3 एलिमेंट 1, 2, 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गई? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब इशू ये है कि ये तो इस दफा वाले बनाए हुए यूनिट है, जो इस दफा यूनिट बना रहे थे रस्ते में जो हमने न्यूली किए हैं वो है। इसके अलावा जब ये महीना स्टार्ट हुआ था, जब जनवरी 1 था, तो हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट भी थे जो आधे कंप्लीट हुए थे, आधे कंप्लीट नहीं हुए थे। ठीक है? तो अब हम उनको भी एडजस्ट करेंगे। अगर उनकी ओपनिंग इन्वेंट्री है थी, अगर अवेलेबल थी, तो हम इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल अवेलेबल कास्ट फॉर प्रोडक्शन। और इसमें से कुछ 31 जनवरी जब मंथ कंप्लीट हुआ तो उस वक्त भी कुछ यूनिट ऐसे थे जो कंप्लीट नहीं हुए और प्रोडक्शन के अंदर ही हैं अभी, तो उनकी कास्ट को माइनस करेंगे यहाँ 1,83,140 को, तो नीचे हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा 3,20,000। ये है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ऊपर था यहाँ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ये है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब हमारे पास जब हम पहले हमने सिर्फ मटेरियल की इन्वेंट्री को एडजस्ट किया था, अब 4th नंबर पॉइंट पे हमने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को भी एडजस्ट कर दिया। और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट कास्ट आ रही है उसको कहते हैं कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है? कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं और ये इनकी कास्ट भी हमारे सामने आ गई और इन चीजों को हमने स्टोर में शिफ्ट कर दिया। पहले अब हमने इन चीजों को क्या किया, अपने प्रोडक्शन के स्टोर में, हमने कहा ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है, ये इनका इतना खर्चा है, इनको स्टोर में ट्रांसफर कर दिया। अब स्टोर में पहले से कुछ कंप्लीट प्रोडक्ट भी पड़ी होंगी, फिनिश गुड जिन्हें कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस दफा कोई 200 यूनिट तैयार करके जिनकी कास्ट बनती थी 3,20,000 स्टोर में भेज दिए।
स्टोर में इस महीना जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ पहले से प्रोडक्ट पड़ी हुई थी जिनकी कुछ कीमत थी, तो यानी कि स्टोर में पहले से कंप्लीट गुड्स और जो इस महीने कंप्लीट गुड्स हुई उनको हम जमा कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएंगी वो तमाम गुड्स जिनको हम बेच सकते हैं। फिर स्टोर वाला जो फिनिश गुड वाला स्टोर वाला था उसने बताया सर इतनी चीजें इस महीने के एंड पे बची हैं, इतनी फिनिश गुड, तो उतनी फिनिश गुड को माइनस करेंगे तो नीचे जो रिजल्ट आएगा वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 5 नंबर पॉइंट में क्या आएगा कि हम फिनिश गुड इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस अपनी ऊपर वाली कास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। और जो हमें स्टोर डिपार्टमेंट वाला बताएगा मंथ एंड पे कि इतनी फिनिश गुड हमारे पास बाकी बची है, तो हम उसको माइनस कर देंगे और जो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा वो हो गया कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस पूरी स्टेटमेंट को कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप आपने देखे, सबसे पहले पे डायरेक्ट मटेरियल, दूसरे पे डायरेक्ट लेबर, तीसरे पे फैक्ट्री ओवरहेड और चौथे नंबर पे आपका वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज को एडजस्ट करते हैं और 5वें नंबर पे आप फिनिश गुड की इन्वेंट्रीज को एडजस्ट करते हैं। और जब इन सब का हम अकाउंट फार कर लेते हैं तो जो हमारे पास नेट रिजल्ट आया वो है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। ये 2,88,000 की ही हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आ गई, जो इसने यहाँ देखें 2,88,000 लेस कास्ट इनकम स्टेटमेंट में इसको एज अ इनपुट के तौर पे यूज किया कि ये 2,88,000 रुपए की हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है। तो ये ऐसे हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाएंगे। ऊपर आपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लिया। अगर आपसे कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनाई पूछी गई है तो वो ये भी बताएगा कि आपने ये जो चीजें बेची हैं इसकी इतने में सेल हुई है, तो सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट से आ जाएगी, तो आपके पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन में आपके पास मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बताए होंगे, जब उनको माइनस करेंगे तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अगर टैक्स दिया होगा तो टैक्स अप्लाई करेंगे और आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये तो सारी स्टोरी थी हमारी इस पूरे चैप्टर में कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्चुअली होती क्या है और बनती कैसे है। ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो चीजें हम बेच रहे हैं उनकी कास्ट कंपनी को कितनी पड़ती है, इस चीज को हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। अभी इसके रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इसको क्लोज करते हैं। जी, किसी का कोई इशू? नो सर, समझ आ गई है। बिल्कुल क्लियर क्लियर। ठीक हो गया। ये उसने दोबारा हमें पार्ट बाय पार्ट ऊपर जो 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक हो गया। ये दोबारा से उसने हमें बैलेंस शीट बना के बताई है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में हमारे पास बहुत सारी चीजें, चूंकि इसके लिए ज्यादा डाटा चाहिए, कास्ट अकाउंटिंग की इस बुक में वो उतना डाटा आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जस्ट छोटी सी बैलेंस शीट बनानी होगी जिसमें आपको 2-3 चीजें बता दी जाएंगी। ये इन्वेंट्रीज का कॉलम आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल्स। ये इन्वेंट्रीज आपको कहाँ से मिलेंगी? तो आपके पास क्लोजिंग क्या है, आपको सवाल में गिवन होंगी। और यहाँ आप देख रहे हैं मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ भी आपने यूज किया वर्क इन प्रोसेस लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 31 जनवरी, ये क्लोजिंग बैलेंस। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि जब बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज का ये पोर्शन आएगा, ये इन्वेंट्रीज आपको बकायदा सवाल में क्वेश्चंस के अंदर जो है गिवन होंगी कि ये इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। आपने यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस को नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आपसे पूछना थोड़ा सा टफ इसलिए होगा कि इसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कास्ट अकाउंटिंग के इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको अभी जो है वो शायद बहुत छोटे लेवल पे पूछी जा सकें। 2-4 आइटमें हों बैलेंस शीट में कि इन्वेंट्रीज हो जाए और एक आधा कैश हो जाए और एक आधा लैंड बिल्डिंग हो जाए। सर वो तो जब डिसाइड ये करेंगे कि ऑनलाइन लेना है तो वो सर उससे पहले एक अगर ऑडियो मैसेज या एक क्लास अगर हो जाए जब आप एमसीक्यू देखें, जब मैं मेरा ये पैटर्न रहा है कि होता ये है कि हम बहुत दफा चीजें तैयार करते रहते हैं, थ्योरी को रटा मार लिया, लंबे लंबे लेंथी क्वेश्चंस को तैयार कर लिया। अगर आपको सिर्फ पेपर का थीम समझ आ जाए तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन मैं पेपर वो हमें बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, चूंकि अभी तो अगर आप कहते कि आपका क्लासरूम एग्जाम है, मैं अभी आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही गाइड कर देता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें खुद नहीं पता कि एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में क्या क्या चीजें होंगी, और ऑनलाइन में भी आपको पता है कि अगर अगर ये ऑप्शन भी दे दें, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑप्शन भी दे दे कि आप टेक्स्ट बेस्ड भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की टाइपिंग कैसी है। और चूंकि स्पेशल साइंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं, फिगर्स ऊपर नीचे लिखनी होती हैं, तो ये टाइपिंग में भी पॉसिबल नहीं है।
हाँ मैं हाँ ये जी सर, क्योंकि आपका पेपर है ही वो एक न्यूमेरिकल टाइप, तो इसमें तो हाँ, बहुत लेकिन मैं ये तो ज्यादा। पूछ सकता हूँ ना, अब मैं ऊपर आपको क्वेश्चन दे दूं और नीचे आंसर पूछ लूं। क्वेश्चन आप अपने पास कागज पे सॉल्व करो, नीचे आंसर को उसमें से टिक हाँ कर, जी यस। ये हो सकता है ना। तो मैं चूंकि हाँ आप भी क्लियर नहीं है, मैं भी क्लियर नहीं हूँ, जिस दिन पेपर जैसे भी लेना हुआ बन गया तो मैं आपको पूरा उसके ऊपर ओवरव्यू सेशन दूंगा कि आपने किस तरह चलो तैयारी ठीक करनी है, वो ठीक है, आप उससे थैंक बेफिक्र है। ये डिस्कशन क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसको क्या करते हैं एमसीक्यू भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे इन्हें जरूर रीड कीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, ये कहता है क्वेश्चन एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। The estimated unit cost of a company operating at a production sale level of 12,000 units were as follows. उसने हमें कुछ कास्ट बता दी। उसने बताया डायरेक्ट मटेरियल जो है वो पर यूनिट कास्ट 32 है, डायरेक्ट लेबर 20 है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 15 है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 6 रुपीज है, वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये हैं, फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये हैं। आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट पर यूनिट। आप बताएं कि कन्वर्जन कास्ट पर यूनिट इस क्वेश्चन में क्या हो सकती है। कन्वर्जन कास्ट सर क्या चीजें डायरेक्ट हैं? लेबर और एफओएच को हम करेंगे, ये हो जाएगी उसकी ऐड करेंगे। कॉस्ट और यूनिट पे डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट पे तो उससे पहले से ही पर यूनिट बताइए ना, अगर वो क्यों टोटल बताते तो फिर हम यूनिट पे डिवाइड करते, अब उसने ओके टोटल नहीं बताई, नो पर यूनिट सर, बताई। डिवाइड नहीं करेंगे। आप या डिवाइड नहीं करेंगे। आपकी डायरेक्ट ओके लेबर ओके कितनी है 20 रुपए की, और फैक्ट्री वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 15 रुपीज का, और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है 6 रुपीज का। आप इन दोनों चीजों को ऐड कर लें तो आपके ये बन रहे हैं 41 रुपीज, आपकी ये है कन्वर्जन कास्ट। ठीक है। इस तरह से बताया आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड प्राइम कास्ट पर यूनिट। प्राइम कास्ट पर यूनिट बताएं तो प्राइम कास्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर। मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। आप इन दोनों को ऐड कर लें, ये आपकी जो है प्राइम कास्ट आ जाएगी। डिटरमिन द एस्टिमेटेड टोटल वेरिएबल कास्ट पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कास्ट की बात उसने बात कर दी। डायरेक्ट मटेरियल आपका जो है वेरिएबल कास्ट है, डायरेक्ट लेबर आपकी वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपने इन तीन चीजों को ही जस्ट ऐड करना है। जो आपके वेरिएबल मार्केटिंग है या वेरिएबल अदर एक्सपेंसेस है उनको नहीं लेना, प्रोडक्ट के रेलेवेंट ही आपने वेरिएबल कास्ट पूछी है तो ऊपर वाले तीनों वेरिएबल एलिमेंट्स को ऐड कर देना। कंप्यूट दी टोटल कास्ट दैट वुड बी incurring during a month of production level of 12,000 unit and a sale of 8,000 unit। उसके बाद कंप्यूट दी टोटल कास्ट दैट वुड बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ मंथ, जो इस माह के दरमियान में इनकर हुई है विद द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 12,000 यूनिट एंड अ सेल। अगर आप 12 यूनिट्स के लेवल पे उसकी जो है प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है कि हमें टोटल पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट देखनी है। हमारा एक यूनिट बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 32 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लग रही 20 रुपए की, और फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है, हम इनको ऐड कर लेंगे टोटल कास्ट को, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास आ जाएगी। तो उसको हम 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो टोटल जो है वो कास्ट आ जाएगी इनकर ड्यूरिंग द मंथ प्रोडक्शन लेवल पे। 8,000 सेल। अब देखो अगर हम 12,000 यूनिट बना रहे हैं तो उसमें से सेल 8,000 हो तो हमें 8,000 को कुछ नहीं लेना देना, हमने 12,000 बनाए हैं। तो ऊपर वाली जितनी कास्ट है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर यूनिट 32 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6, इनको जमा कर लें, ये एक यूनिट की कास्ट आ जाएगी। 12,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी जो हमने मैन्युफैक्चर किया अगर एक माह के दरमियान। तो ये जो एक जेनेरिक से कंसेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारी जो है इनको जो ऊपर गिवन पैटर्न है उसके ऊपर अटेम्प्ट करेंगे, और जहां अकाउंटिंग एंट्रीज की बात हुई आप उसको स्किप कर देंगे। कोई मुश्किल पॉइंट हुआ आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको बाद में जो है नया लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 10 के मिनट हम इसके इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि इससे कुछ आसान सवाल जो वो बी काम की बुक में सुहेल अफजल में है वो भी आपसे शेयर करूँ। जितनी मैक्सिमम आप इसकी प्रैक्टिस हो सकती है वो आप कीजिएगा। जो नहीं आपसे होगा आप उसके जो है क्वेश्चंस वो पॉइंट आउट कर लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है। लेक्चर तो ईद वाला दिन है। आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, आप प्लीज काइंडली टेक्स्ट में मेरे से पूछ लें। सर ये लास्ट लेक्चर है ईद से पहले, मतलब आई थिंक वो कह रहे हैं कि ये देखिए ऑफिशियली भी मेरा ख्याल आज लेक्चर वैसे ही पूरे हो जाएंगे। इसके बाद जितने भी अगर लेक्चर लेने हैं वो आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है? आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए लेने, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जॉब ऑर्डर कास्ट शीट पे हमारे तकरीबन टोटली 5 मिनट लगने हैं, प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट पे हमारा 1 घंटा लगना है,
और तकरीबन जो मेरा जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है उस पर 20 मिनट लगने हैं। अगर आप 1-1.5 घंटा स्पेयर कर लेंगे, नेक्स्ट वीक की बात सर नहीं आई मैं कर थिंक रहा, ईद की बात नहीं नेक्स्ट कर रहा, वीक। ईद की नहीं जी बात जी कर रहा, ईद से नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ। ईद से नेक्स्ट वीक में मैं आपसे ये ओके 3 एरियाज आपके कवर करा दूंगा। बेसिकली ये जो आपने अभी चैप्टर किया ये 20% ऑफ द एग्जाम होगा और ये सबसे ईजीएस्ट पास्ट है और मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह इसमें बेहतर परफॉर्म करोगे। इसके बाद जो 3 चैप्टर हैं जो मैंने आपको पहले से बता दिया, वो है जॉब ऑर्डर कास्ट शीट, प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट और जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। इसके लिए मुझे 1 से 1.25 घंटा अप्रोक्सीमेटली चाहिए और मैं इंशाल्लाह आपको वो 3 चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रेडी करवा दूंगा। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। और सर फिर आप कह रहे थे कि ठीक हो गया। असाइनमेंट भी मैं दूंगा जिसमें क्वेश्चन हो गए कि वो आपका इजीली आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर यार सकते ये हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, इसके अंदर टोटल हार्डली 10 to 15 क्वेश्चन है। अगर आप इन 10 to 15 क्वेश्चन में से आधे भी सॉल्व कर, अगर ये 15 है, अगर आप आधे सॉल्व कर लेते हो 8 क्वेश्चन, तो 100% आपकी गारंटी है कि आप इसके सारे जो भी पेपर में एग्जाम आएगा वो टेस्ट कर लोगे। ठीक है, ओके सर, गुड हो मैंने गया। स्कैन करके आपको पूरा चैप्टर 2 सेंड कर दिया है। इस चैप्टर 2 में टोटल 15 के करीब क्वेश्चन है, हाफ ऑफ देम 50% इफ यू अटेम्प्टेड, आपका पेपर फाइनल का इजीली हो जाएगा। ठीक हो गया जी सर। ओके और सर। किसी की कोई क्यूरी? सर ईद से पहले क्लास रख लें ताकि ईद की छुट्टियों में हम उसे कवर कर लें। चलें ऐसा करें, फिर हम कोई टाइम निकाल लेते हैं। मंडे ट्यूसडे मेरे लिए 2 हैवी डेज होते हैं, मैं थक बहुत जाऊंगा क्योंकि सैलरी डेज हैं, बैंकर के लिए बहुत हैवी डे हैं। अगर वेडनेसडे की इवनिंग को आफ्टर अफ्तारी अगर आप 1 घंटा स्पेयर कर लेते हैं तो मैं इसी तरह रिकॉर्ड कर लूंगा साथ साथ और आपको सेंड कर दूंगा। और इस तरह बुक पॉइंट ऑफ व्यू से 1 by 1 चलना बहुत ज्यादा ईजी है। अब आप इस लेक्चर को दोबारा से भी देख लेंगे ना, तो हम पूरी बुक के फ्लो के साथ चले हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आसान हो जाएगा। अगर आप वेडनेसडे ट्यूसडे जो लोग अवेलेबल हुए वो ऑनलाइन हो जाइएगा, लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर जिसको देखना हुआ वो देख भी सकता है। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट हो जाएगा ना, तो वो सबको मेरा ख्याल सभी ले लेंगे। यार फिर नाम आप भी लोग जब जब आपके पास इतनी टाइम हो आप बता देना, हम इतनी अवेलेबल नहीं, हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोमवार मंगल 2 दिन मेरे पास नहीं है, बुध जुमेरात जुमा ये 3 दिन है। आप अफ्तारी के बाद कोई भी अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ के मैं जब वापस सर घर आता ये हूँ तो 4 दिन आपको 7:35 पता है 7:40 बहुत हो जाते हैवी हैं। होने वाले हैं बैंकर के लिए, तो आप फ्राइडे का ही रख लें बजाय वेडनेसडे। सर अच्छा वो फ्राइडे भी का ऐसा रख है कि लें ये चीजें या रिकॉर्ड हो जाएंगी, सैटरडे को आप इसी टाइम बेशक का रख जिस लें। वक्त मर्जी बैठ के देख लेना, ये इजी हो ओके जाएगा। सर, ठीक हो हाँ, गया। तो अगर 10 लोग भी अवेलेबल हुए, 15 लोग भी अवेलेबल हुए, तो कम से कम लेक्चर तो इस पर बहाने से रिकॉर्ड हो जाएगा ना। हाँ लेकिन जी सर जी सर, रिकॉर्डिंग तो मिलती नहीं है। अभी आप मिल यार वो वो जाएगी। अभी YouTube चैनल पे है। वो शेयर किए हैं, बगल ये में तो भी ये जो अभी रिकॉर्डिंग है, सारे के जूम सारे की रिकॉर्डिंग है, ये मैं अभी आपको ये तो 10 मिनट में अभी शेयर हो जाएंगी। ये जो आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है ये तो अभी 10 मिनट में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी ठीक हो गया सर। पुरानी आज वाली सारी आगे तो मैं recording- अबू बकर पे बैठा हुआ था ना, इसने तो अभी पिछले लेक्चर की भी नहीं शेयर की। सर कर दी है, सारे कर लेक्चर की दिए शेयर उन्होंने। अच्छा चेक तो सर करें। ये ग्रुप में शेयर हो गई है यूट्यूब चैनल पे ये सर। दोनों पे शेयर हो जाएगी यार। ठीक हो गया सर। ये ठीक तो हो गया। बहुत लो वेट है यार, मैं मोबाइल के साथ एमकॉम की बनाता रहा हूँ, वो तो 400 600 MB की बनती रही है। ये तो टोटल 80 या 90 MB की फाइल बननी है। ये तो ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी, यूट्यूब चैनल पे भी रख दूंगा। ठीक हो गया सर। ठीक हो ठीक गया। हो गया सर। अभी कोई Thank किसी you. का और क्वेश्चन? थैंक यू सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये पहला चैप्टर था, ठीक है। इससे पहले एक थ्योरी का चैप्टर है, फर्स्ट आप उसको भी देखिएगा, कंट्रोल फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। सेकंड चैप्टर है, इसके जितने कास्ट के कंसेप्ट्स हैं सबको देखिएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और इनकम स्टेटमेंट को देखिएगा, ये 20% ऑफ द एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद 3 चैप्टर है हमारे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कास्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम कहते हैं, वो पूरा एक बंच है 3-4 चैप्टरों का, उसे हम कहते हैं कास्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स। उसमें हम जॉब ऑर्डर कास्टिंग को देखेंगे, प्रोसेस ऑर्डर कास्टिंग को देखेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को देखेंगे, और वो किसी भी दिन नेक्स्ट वीक में हम कोई सेशन रख के वो तीनों लेक्चर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास, मेरे पास 2 ही टॉपिक थे, एक कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस था और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था। वो दोनों हमने कवर कर लिए हैं, उनके लेक्चर अवेलेबल हैं, वो मैं शायद कवर ना करवा पाऊँ, लेकिन अगली जो 3 चीजें हैं वो मैं आपको डेफिनेटली कवर करवाऊंगा। और जब एग्जाम आ जाएगा, हमारे पास क्लियर हो जाएगा विजन कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम लेना है, तो उस वक्त हम फिर एक सेशन मजीद कंडक्ट कर लेंगे। चलें जी, अब किसी की कोई क्यूरी? ओके सर, ठीक हो गया। नहीं सर, थैंक यू। चलें, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।